अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारे पास जो नॉन रीजनिंग के सवाल थे सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के, पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के या गेस्ट पेपर के। तो हमारे पास सवाल था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 स्पर्म्स क्यों बनते हैं प्राइमरी oocyte से, और जबकि oogenesis के अंदर सिर्फ एक मैच्योर ओवम बनता है प्राइमरी oocyte से। तो ये नॉन रीजनिंग का सवाल है, लेकिन इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। वही वाली बात कि जब हमारे पास गैमेटोजेनेसिस हो रही थी तो मेल के अंदर जो है वो जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो अपनी पहले पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, इस तरह से बहुत सारे इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह से ऊगोनिया भी जो है वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते हैं। इसमें से हर एक ऊगोनिया जो है वो पहले बन जाएगा प्राइमरी oocyte और ये बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। माइटोसिस, यहाँ पे सारी माइटोसिस हो रही थी। उसके बाद जब ये दोनों मियोसिस के अंदर जाते हैं तो हमें पता है कि मियोसिस की 2 डिवीज़न होती हैं। पहली इसकी बात कर लेते हैं। जब इसमें मियोसिस होती है तो ये बनाता है हमारे पास 2 अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, इसमें बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फीमेल के अंदर जब प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट डिवीज़न होती है मियोसिस की, तो यहाँ पे बनता है एक सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलर बॉडी। तो फीमेल के अंदर फ़र्क क्या आ जाता है कि हमारे पास जब मियोसिस होती है तो उसकी दोनों डिवीज़न, पहली डिवीज़न में भी और दूसरी डिवीज़न में भी ये होता है कि हमारे पास एक पोलर बॉडी बनती है जो कि बहुत छोटी होती है साइज़ में, अनइक्वल डिवीज़न होती है सेल साइज़ की। होते तो दोनों हैप्लॉइड हैं लेकिन साइज़ का भी फ़र्क होता है। ये वाली पोलर बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, नॉन फंक्शनल होती है और बाद में ख़त्म हो जाती है। इसका दूसरा फंक्शन होता है, इसी को सपोर्ट करने का फंक्शन होता है, लेकिन वैसे एज अ गैमेट इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे बनती है सेकेंडरी oocyte। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, जब मियोसिस 1 होती है तो हमारे पास एक पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनती है जो कि अनइक्वल सेल्स होते हैं। जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमारे पास जो होते हैं वो दोनों इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद जब मियोसिस 2 होती है तो पोलर बॉडी भी जो होती है 2 मज़ीद पोलर बॉडीज़ बना लेती है और ये जो है वो क्या बन जाता है, ये जो है वो 2 पोलर बॉडीज़ बना लेती है और इसमें भी जो है वो एक पोलर बॉडी और इस तरह से एक मैच्योर लार्ज साइज़ का जो है वो ओवम बन जाता है। तो इस तरह से जो oogenesis होती है उसके अंदर एंड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, 3 पोलर बॉडीज़ होती हैं छोटी साइज़ की और एक मैच्योर ओवम बन रहा होता है, क्योंकि इसकी मियोसिस में इस तरह से हो रहा होता है। जबकि प्राइमरी अपना स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि ये बनाते हैं 2 इक्वल साइज़ के स्पर्मेटिड्स और ये भी 2 इक्वल साइज़ के स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। इस तरह यहाँ पे 4 जो कि आगे जाके जो है वो 4 स्पर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि फ़र्क क्या आ जाता है दोनों के अंदर, जो डिफरेंस है या जो रीज़न है वो ये हो जाता है क्योंकि oogenesis के अंदर हमारे पास जो होते हैं मियोसिस के अंदर पोलर बॉडीज़ बन रही होती हैं और अनइक्वल सेल्स बन रहे होते हैं, जो कि होते दोनों हैप्लॉइड हैं बट उनका साइज़ अनइक्वल होता है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इक्वल साइज़ के बन रहे होते हैं और फिर वो आगे जाके इसी तरह से 4 स्पर्म्स बना देंगे, जबकि इसके अंदर एक मैच्योर ओवम होता है। यही सारी बातें मैंने इस आंसर के अंदर लिखनी है। उसके बाद अगला सवाल था कि डिफ्रेंशिएट करके बता दें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर। ये वाला सवाल मैं आपको जो नॉन रीजनिंग था मॉडल पेपर वाली वीडियो उसमें मैं करवा चुकी हूँ, उसके नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहे कि डिफ़ाइन कर दें गैस्ट्रुलेशन, डिफ्रेंशिएशन बता दें मीजोरम की और फॉर्मेशन बता दें सीलोम की चिक के अंदर। तो मैं अपनी जो है वो रीजनिंग वाली वीडियो में क्लीवेज डिस्कस कर चुकी हूँ, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल की क्लीवेज डिस्कस हो चुकी है। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि हो क्या रहा होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद वो क्लीवेज में चला जाता है, यानी कि उसके सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं, बिना सेल का साइज़ इंक्रीज़ हुए सेल्स डिवीज़न होती है उसकी, और फिर वो वहाँ से क्लीवेज के बाद वो पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर वो गैस्ट्रुला बनता है। तो गैस्ट्रुला जो बनने की जो स्टेज होती है, गैस्ट्रुला बनने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास गैस्ट्रुला बनने से पहले वहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही होती है और वहाँ से सेल्स जो होते हैं वो उठ के आ रहे होते हैं, माइग्रेट कर रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं, अलग अलग अपनी जो होती है वो लोकेशन पे जा रहे होते हैं और वो बना देते हैं डेफिनेट लेयर्स, जिसको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। ये सारे प्रोसेस को वो एम्ब्रियो जिसके अंदर इस तरह से 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं वो कहलाता है गैस्ट्रुला, और इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जो 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एग है, ठीक है, जो जाइगोट है या जो फर्टिलाइज्ड एग है
उसके अंदर योक वाला रीजन है। योक के बाद फिर उसमें देख सकते हैं एक रीजन है जो एनिमल पोल वाला रीजन है, जहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, उसको उन्होंने मैक्सिमाइज़ करके दिखा दिया है और उसका उन्होंने कट सेक्शन लिया हुआ है। कट सेक्शन वाली डायग्राम भी मैं ऐड करती हूँ कि आप देख सकते हैं कट सेक्शन लिया हुआ किस तरह से। पहले हम देख रहे हैं कि सुपीरियरली, हम पहले ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें नीचे योक पड़ा हुआ नज़र आ रहा है और उसके बिल्कुल ऊपर थोड़ी सी जगह पे जैसे कैप रखी होती है सर पे, उस तरह से जो है साइटोप्लाज्म वाला रीजन रखा हुआ है जो कि एनिमल पोल है, जहाँ पे हमारे पास सारी क्लीवेज वगैरह हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो वाला रीजन है। फिर उसके अंदर अब देख सकते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है। प्रिमिटिव स्ट्रीक फिर हम देख रहे हैं कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है और गैस्ट्रुलेशन हो रही है और जो 3 लेयर्स बन रही है उसको हम किस तरह से काट के फिर हम जो हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई और जो सारी डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो उस डायमेंशन से दिखाई जा रही होती हैं। तो ये चीज़ पहले आप क्लियर कर लें, सही है। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मेसोडर्म की डिफ्रेंसिएशन का पूछा हुआ है तो हम उसका बता देंगे। अच्छा, हो ये रहा होता था कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद वहाँ से जो सेल्स थे वो उठ के एक लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर बना देते हैं एक्टोडर्म, उसके बाद फिर जो है वो जो बीच में रह जाते हैं सेल्स वो मेसोडर्म बना देते हैं और सबसे अंदर वाले एंडोडर्म बना देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, सही। ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई एंडोडर्म, और हमने पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स आ रहे होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से वो न्यूरल ट्यूब बना रहे होते हैं, नोटोकॉर्ड बनाते हैं, और बिल्कुल इसके साथ जो रखा हुआ होता है वो मेसोडर्म होता है, ठीक है। ये पूरा मेसोडर्म है जो कि दो तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। तो मैं आपको उसकी डिफ्रेंशिएशन बता देती हूँ कि वो मेसोडर्म जो कि बिल्कुल न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड के साथ रखा हुआ होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू एपीमियर, मेसोमियर और हाइपोमियर। तो ये जो एपीमियर होता है ये किस तरह से डिवाइड हो जाता है कि ये बना लेता है सोमाइट्स, यानी उसकी क्या होती है कि उसके अंदर ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाती हैं। मेसोडर्म जो होता है वो ब्लॉक्स की शक्ल में जो होता है अलग अलग होना शुरू हो जाता है और वो बनाते हैं सोमाइट्स। सोमाइट्स से हमारे पास जो होता है एक्सोस्केलेटन बनेगा, मसल्स बनेंगे और दूसरी चीज़ें बनेंगी, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह बनेगा। उसके बाद वाला जो बिल्कुल मेसोडर्म का रीजन होता है सारा, वो इस तरह से 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। उसकी एक लेयर सोमैटिक लेयर होती है और दूसरी लेयर जो होती है वो स्प्लैंक्निक लेयर होती है। तो मेसोडर्म की डिफ्रेंसिएशन में यही सारी बातें हमने बता दी कि एक तो जो बिल्कुल साथ पड़ा हुआ होता है नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब के, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एपीमियर, मेसोमियर और हाइपोमियर में। इसमें से जो एपीमियर होता है वो हमारे पास जो होता है वो बना लेता है सोमाइट्स, ठीक है। सेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और उससे ये चीज़ें बनेंगी। फिर उसके बाद जो बिल्कुल उसके साथ और उसके आगे वाला जो मेसोडर्म होता है, जैसा कि सोमाइट के बाद वाला जो मेसोडर्म है इसको कहते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये डिफ्रेंशिएट होता है 2 लेयर्स के अंदर, एक होती है सोमैटिक लेयर और एक होती है स्प्लैंक्निक लेयर। सोमैटिक लेयर जो होगी वो बाद में फ्यूज़ कर जाएगी ऊपर वाली ब्लैक कलर की एंडोडर्म के साथ और स्प्लैंक्निक लेयर फ्यूज़ कर जाएगी एंडोडर्म के साथ, ठीक है। ये हो गई मेसोडर्म की डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, ये जो 2 लेयर्स बनती है इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसको सीलोम कह देते हैं। तो मेसोडर्म की डिफ्रेंसिएशन में ही सीलोम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना के लिख दी कि जो स्पेस डेवलप होती है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म उसको सीलोम कहते हैं। तो ये हो गई सीलोम और ये हो गई मेसोडर्म की डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि कह रहे नोट लिखें किडनी स्टोन के ऊपर, उसकी रेमेडी बता दें। नोट है तो आप अपने हिसाब से इसके मैटर को जो है वो कर सकते हैं मॉडिफाई। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जो 70% किडनी स्टोन्स होते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कैल्शियम के साथ या तो ऑक्सलेट होता है या कैल्शियम के साथ फॉस्फेट होता है, वो सॉल्ट्स बना लेता है। ऑक्सलेट जो होता है वो नॉर्मली यूरिन के अंदर होता है, ठीक है, और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो सॉल्ट्स बन के वहाँ पर किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, डाइट होती है हमारे पास जो कि रिच होती है ऑक्जेलिक एसिड में, जो कि फिर ऑक्जेलेट बनेगी, यानी कि जैसे टोमेटो हो गया, स्पिनच हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इनके अंदर वैसे ही ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर इसकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होगी तो बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्जेलेट बढ़ेगा, वो यूरिन के अंदर भी बढ़ेगा और फिर किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाना ही छोड़ दें, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो फिर नुकसान भी होती है, बस ये वाली बात करें। दूसरा यही कि क्योंकि 70% है तो इसलिए हमने इस पर थोड़ी ज़्यादा लंबी कर ली। जो 20% किडनी स्टोन्स होते हैं वो इन्फेक्शियस टाइप के भी स्टोन्स हो सकते हैं और 5% जो होते हैं वो यूरिक एसिड से भी बन जाते हैं। इसको ट्रीट किस तरह से करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है जिसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर क्या होता है कि शॉक वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है उसको पास किया जाता है। उन वेव्स की वजह से क्या होते हैं कि हमारे जो स्टोन्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो फिर वो उनके छोटे छोटे पीसेस वो यूरिन में पास हो जाते हैं। अब आप सोचोगे शॉक वेव से जो है स्टोन कैसे टूटे, सिंपल फिजिक्स है भाई।
जिस तरह से हमें पता है कि सॉलिड पार्टिकल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर उस पर स्पीड पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर इनकी एक वो होती है, वाइब्रेशन होती है, मूवमेंट होती है। अगर उसको उससे मैच कर लें तो वाइब्रेशन से जो है वो टूट सकते हैं। तो बस इसी तरह से शॉक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स उनको दिए जाते हैं स्टोन को, और वो टूट जाते हैं। टूट के सिंपली यूरिन के ज़रिए से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये हो गई इसकी रेमेडी। फिर सवाल था कि बता दें, नाम बता दें और डिफ़ाइन कर दें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं एनिमल के अंदर। बहुत आसान है, नाम लिख देंगे, डिफ़ाइन कर देंगे। पहले गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म और ओवम्स बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि वो दोनों गैमेट्स फ्यूज़ होंगे, अपने न्यूक्लियस को फ्यूज़ करेंगे और वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। फिर उसके अंदर क्लीवेज होती है, ठीक है, सेल्स डिवाइड होते हैं अपना, और उसके बाद फिर जो होता है वो गैस्ट्रुलेशन के अंदर चले जाते हैं। 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। उसके बाद फिर जो होता है वो 3 जर्म लेयर्स से जो उनकी डिफ्रेंशिएशन से जो ऑर्गन बनते हैं वो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, और फिर वही टिश्यू और ऑर्गन्स जो होते हैं वो फिर फर्दर डेवलपमेंट में वो ग्रो करते हैं, साइज़ बढ़ाते हैं और उनकी मेच्योर होते हैं। वो सिंपल, बहुत आसान था ये। उसके बाद फिर हमारे पास सवाल था, बॉयज़ के पेपर में आया हुआ था, वैसे यहाँ पे आके गेस्ट पेपर के सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ एक्सेस सवाल थे, अब मैं वो करा देती हूँ। बॉयज़ के पेपर में पूछा होता है कंसंट्रेशन पर 100 सेंटीमीटर क्यूब बता दें यूरिन के अंदर हेल्दी पर्सन के किस किस की क्या होती है। यूरिया की पूछी हुई है, कैरेटिन की पूछी हुई है, यूरिक एसिड की और ग्लूकोज की पूछी हुई है। ये जो टेबल है पेज नंबर 18 पे, उसी में से देख के आपने वो टेबल आप पूरा याद कर लें। आपको वैसे भी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख ली है। यूरिया की होती है 0.2, कैरेटिन की 0.3 से 0.7, यूरिक एसिड की भी 0.3, ग्लूकोज 0 होता है। नॉर्मली हेल्दी पर्सन के अंदर यूरिन में कभी ग्लूकोज नहीं होगा। अगर ग्लूकोज होगा तो यानी कि वो डायबिटिक हो सकता है, होता है। और पीएच जो होती है वो यूरिन की वो 5 होती है। सही है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ये आप इसको टेबल देख लीजिएगा, उसको वैसे भी आपने याद करना है। फिर अगला सवाल था कि नोट लिख दें ऑक्सीजन डेप्थ के ऊपर, ठीक है। एक हम इसमें डेफिनेशन बता देंगे और हम इसका मैकेनिज्म बता देंगे। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है? बेसिकली वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए होता है मसल्स में से लैक्टिक एसिड को रिमूव कराने के लिए आफ्टर फटीग, उसको कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। होता किस तरह से है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से जो है वो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद हम बहुत हैवीली ब्रीथ कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं। तो वो इसीलिए हो रहा होता है, एक तो हम जो हमारी सांस भी उखड़ जाती है, और हैवी ब्रीदिंग का फ़ायदा ये होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा आती है तो फटीग की कंडीशन जो होती है वो उसको रिमूव करने में हेल्प आउट होता है। किस तरह से कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि फटीग की वजह से एक्यूमुलेट हो गया था मसल में, जो मैं बता चुकी हूँ। तो वो ब्रेक हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसको कन्वर्ट, या तो फिर उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करा देते हैं ग्लाइकोजन के अंदर, जो कि ग्लूकोज की एक स्टोरेज फॉर्म है। यानी वो फिर उसको हम एनर्जी में यूटिलाइज़ कर लेंगे। लैक्टिक एसिड को, जो कि एक टॉक्सिन था, उसको तोड़ के या तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, या फिर अपनी ज़रूरत के तहत उसको ग्लाइकोजन बना लेते हैं। और जब लैक्टिक एसिड निकल जाता है तो वो कंडीशन जो होती है फटीग वाली ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा उतना ही उसको रिमूव कराने के लिए उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी, उतनी ही हैवी ब्रीदिंग हम कर रहे होंगे आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। सही है, आसान सी चीज़ थी। उसके बाद सवाल था कि लेबल डायग्राम बता दें oogenesis की, पेज नंबर 110 पे गिवन है, फिगर नंबर 410। पहले बता चुकी हूँ कि ये डायग्राम्स हमने दोनों करनी है, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करनी थी नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। आपकी बुक में बहुत प्यारा सा चार्ट है पेज नंबर 84 के ऊपर, उसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। वो चार्ट देख लें और उसको याद कर लें। कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आसान था। ये बताया हुआ था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होती है, केमिकल स्लो होती है। इसके अंदर नर्वस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके अंदर हार्मोन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रिलीज़ हो जाता है, और जो है वो हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो ईजी थी, तो मैंने वो यहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं करी। उसके बाद फिर क्या है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं कॉर्टिकल और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ये वाला सवाल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ मॉडल पेपर के अंदर, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद लास्ट एंड लीस्ट सवाल जो कि गर्ल्स के पेपर में आया हुआ था, जो कि लॉन्ग का क्वेश्चन है, पढ़ने उन्हें क्यों पूछा हुआ है यहाँ पे, खैर करवा देते हैं कि नाम और फंक्शन बता दें पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के। तो ये सवाल लॉन्ग में आपको पूरा याद होना चाहिए। शॉर्ट में पूछ लेंगे तो आप डायरेक्ट नाम और फंक्शन बता देंगे सबके, एंटीरियर, पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब सबके। जिस तरह से हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन की रिलीज़ करवाता है। FSH, LH जो होते हैं वो गोनेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, मेल फीमेल दोनों, और रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड के, और वहाँ से उसके हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। फिर प्रोलैक्टिन था जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है। सोमैटोट्रोपिन जो होता है ग्रोथ कराता है बॉडी में। मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है मेलानिन रिलीज़ कराता है, स्किन की डार्कनिंग कराता है। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है।
यूरिन आउटपुट को कम करता है, यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ड्यूरिंग लेबर जो है वो उसकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, बेबी को डिलीवर करने में मतलब ईज़ प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा जो है वो मिल्क को रिलीज़ कराता है मेमरी ग्लैंड से। यहाँ पे आके नॉन रीजनिंग वाले सवाल पीसी के कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।